नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीए चैनल में स्वागत है। आज 9 जुलाई है और आपका 71 बीपीएससी का 9th टेस्ट है आज, और ये साइंस का होगा, विज्ञान का होगा। विज्ञान सबसे बड़ा चैलेंज रहता है बच्चों के लिए। 71 बीपीएससी हो या 69 हो, कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज बच्चों के लिए साइंस ही रहता है। क्यों रहता है, कारण क्या है? पढ़ते नहीं है, साल भर पढ़ते हैं केवल पीटी से पहले, और समझते हैं कि जैसे बाकी हिस्ट्री को रट लिया, पॉलिटी को रट लिया, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी रट लिया, वैसे ही साइंस हो जाएगा। नहीं, साइंस रटने वाला चीज़ नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। ऊपर से ये भी है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता ही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ कि बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम हो या यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम हो, वहाँ पर साइंस जो हैं वो 12th स्टैंडर्ड के ही पूछे जाते हैं, 10th स्टैंडर्ड के ही पूछे जाते हैं। 10th स्टैंडर्ड के ही कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। अपना जो पेपर है आज, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के एप्लीकेशन और कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए हैं। फैक्ट्स बहुत कम पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको सही से अटैम्प्ट करना है आपको। कितना इसमें पेपर में आपके मार्क्स बनने चाहिए? अगर आप 80 भी स्कोर कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, शानदार है, अद्भुत है आपका। उससे कम अगर 50, 60, 70, 50 भी आ रहे हैं आपके, तो भी यकीन मानिएगा आपका साइंस का पेपर तैयार है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पेपर बन गया था। तो साइंस के इसीलिए कठिन सवाल डाले गए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा कठिन हिस्सा साइंस का ही रहता है। कई सारे चीज़ें तो जीवन में पहली बार सुनेंगे। मैंने भी बायोलॉजी में कई सारे टर्मिनोलॉजी जीवन में पहली बार सुना है, इसीलिए आपने भी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको एक एक सवाल को हल करते हैं। जहाँ पर समझ में आपको ना आए, आप साइंस बैकग्राउंड से ना हो, कृपया उसको याद करके आगे बढ़ जाएं, और आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। मैं पूरी संभव कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ जितना हो सकेगा। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है पूछा गया है। राशियाँ, क्वांटिटीज, एनएसआई यूनिट उनके पूछा गया है। ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर है जो होता है, उसी में से सवाल पूछा गया है। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है उसी में से पूछा गया है। तो वेग प्रवणता यानी कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका एसआई मात्रक प्रति मिनट है, यहाँ पर लिखा हुआ, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक प्रति सेकंड होता है। कोण का रेडियन होता है। बल नियतांक यानी कि फोर्स कांस्टेंट का न्यूटन पर मीटर होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रति सेकंड होता है, और प्लैंक कांस्टेंट का जूल सेकंड होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कई सारे टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आएंगे। कई सारे कहीं पर आपको अगर मिस्टेक दिखे हिंदी के सवालों में, तो झट से इंग्लिश देखिएगा, क्योंकि साइंस का पेपर इंग्लिश में ही तैयार किया जाता है। एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है? बिल्कुल रटने वाला सवाल। 10⁻⁻15 को फर्मी मीटर कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। सेल वगैरह पढ़ा है आपने, बायोलॉजी में सेल पढ़ा होगा। उस सेल में कई बार हम मोटाई, लंबाई, चौड़ाई या आकार ज्ञात करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम शब्द का यूज करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, नैनो होता है 10⁻9, माइक्रो 10⁻6 को कहा जाता है। निम्नलिखित कौन आवेश का एसआई मात्रक है? चार्ज का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो कूलम्ब होता है। कूलम्ब को चार्ज का एसआई मात्रक कहा जाता है। जेंटो, येक्टो, पीको एंड एटो आपको मैच करना है, किसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ये बहुत ही छोटा सा फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या है ये, कौन सा एसआई मात्रक होगा, किसको क्या संदर्भित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा बंधुओं, 1 का 3 यानी कि जेंटो 10⁻21 को कहा जाता है। बहुत छोटे छोटे नंबर हैं ये। येक्टो यानी कि बी का 4 हो जाएगा, 10⁻24 हो जाएगा। पीको यानी कि सी का 1 हो जाएगा, 10⁻12 को पीको कहा जाता है। और एटो को कहा जाता है 10⁻18। क्या ये सब आपको याद होने चाहिए? नहीं। 10⁻10, 10⁻20 या फिर जेंटो जैसे जो बहुत छोटे, या येक्टो जैसे बहुत छोटे जो नंबर होते हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा। नैनो, माइक्रो, ये सब तो याद ही होगा आपको। कुछ एफर्ट लगा करके 2-4 और याद कर लीजिए, जिससे आप एलिमिनेट कर सके एग्जामिनेशन में। ये कई बार पूछ लिया जाता है पीसीएस के एग्जाम में। कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो जो होना चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम,
को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। वेक्टर और स्केलर में अंतर क्या क्या होता है बंधुओं? तो वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं इनमें कोई न कोई दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी उनका होगा, यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम दोनों ही होता है इसका। वहीं पर स्केलर में दिशा नहीं होता है। अदिश जिसका कोई दिशा ना हो उसको कहा जाता है अदिश राशि। जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि मास का कोई दिशा होता है क्या? नहीं, मास बस होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। वहीं पर आपसे बोला जाए बल, फोर्स, तो फोर्स का दिशा होगा, किस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होता है वेक्टर क्वांटिटी में। वहीं पर स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे समय, तो समय का कोई डायरेक्शन नहीं है, पूर्व दिशा का समय कि पश्चिम दिशा का समय, ऊपर की दक्षिण किस दिशा का समय, तो वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर आपसे बोला जाएगा वेक्टर, तो यानी कि स्पीड, तो किस दिशा में स्पीड है, डायरेक्शन उसमें होगा, इसको पहचानने का प्रयास कीजिएगा। 11th की फिजिक्स का सवाल होता है, ये बेसिक्स का सवाल होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। 9th में भी अब तो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। ये वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको कहा एक्सेलरेशन कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। जिस स्पीड से कोई वेलोसिटी से कोई चीज़ जा रही है उसमें जो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। देखिए हिंदी में मैंने भी साइंस नहीं पढ़ा है, इसलिए कहीं पर अगर मैं इंग्लिश शब्द यूज करूं तो कृपया उसका हिंदी आप देख लीजिएगा। हिंदी के कारण ही साइंस बच्चों का बंटाधार हो जाता है, आता हुआ सवाल भी गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसका फॉर्मूला होता है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा दाब का मात्रक एसआई यूनिट नहीं है? तो जूल पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये सरफेस एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, न कि दाब का, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। वायु की गति का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायु में नमी मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। निम्न से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? मिश्रणों को पृथक करना, मिक्सचर को अलग करना, ये भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ये साइंस का चैप्टर है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो ये डीन तथा स्टार्क उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड होता है, इसीलिए उसको स्केलर क्वांटिटी में हम लोग गिनते हैं। वहीं पर वेलोसिटी जो होता है वो आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। किसी निर्वात रूप में गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित तो कौन सा सही हो जाएगा? एक समान त्वरण में गति करता है, इसमें एक्सेलरेशन जो होता है एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि निर्वात है, ये वैक्यूम है, ये निर्वात है, और निर्वात में एयर रेसिस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर हवा का फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर का कोई विरोध नहीं होगा, जिसके कारण से एक समान गति से गिरते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन शून्य होता है, कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है वही तो एक्सेलरेशन कहलाता है, तो यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। वैक्यूम अगर कोई है जगह, वहाँ पर एक पत्थर को और एक पंख को अगर गिराया जाए तो दोनों एक ही समय पर पहुँचते हैं नीचे, दोनों एक ही समय पर नीचे पहुँचेंगे, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा संरक्षण नियम जो कंजर्वेशन का लॉ है, ये न्यूटन के तीसरा जो लॉ का उसका नियम है मोशन का, उसका परिणाम माना जाता है। तो संवेग का संरक्षण जो है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, ये माना जाता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम जो हैं उसके अनुसार ये काम करता है। न्यूटन की गति संबंधी तीसरे नियम का परिणाम, थर्ड लॉ क्या है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया का विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, यही उसका
तीसरा नियम है न्यूटन के लॉ का। तो परिणाम का संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग हमेशा ही नियत रहता है, हमेशा ही नियत रहेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर से सवाल दिया गया था। एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है तो उसका निवल विस्थापन द नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर ए पार्टिकल नेट डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग, इसको क्या कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, 2 गुना परिवर्तित हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुणांक में बदलेगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 गुणांक में बढ़ जाएगी, 4 गुणांक में वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो के ई बराबर 1/2 mv²। यही तो होता है ना, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए क्या बोला गया है कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज 2 टाइम्स, यानी कि मोमेंटम जो है उसको हमें 2 टाइम्स चेंज कर देना है। यानी कि के ई वाला बार क्या हो जाएगा, नए में अगर चेंज करेंगे तो 1/2 mv² की जगह पर 2v² हमें करना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 m × 4v², v पर ही केवल स्क्वायर है यहाँ पर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, 4 × 1/2 mv²। अब 1/2 mv² को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही यही है, यानी कि 4 × काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो यानी कि 4 गुना से बढ़ जाएगा, 4 गुना से बढ़ जाएगा, 4 × के ई हो रहा है तो 4 गुना से बढ़ जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका उत्तर होगा। यहाँ भी बी ही होगा, बी ही होगा, ये गलती से लिखा गया है, बी ही होगा। एक ओके, क्लियर हो गया होगा, आपको पूरा समझा दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, बीपीएससी प्रीलिम में हर साल 2 से 3 सवाल जो है ना ये फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। कभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, कभी साउंड का फार्मूला, कभी आपको प्रकाश से जुड़े हुए किसी टॉपिक का फार्मूला, कभी लेंस का डायोप्टर से जुड़ा हुआ फार्मूला, पावर से जुड़ा हुआ फार्मूला। इस पर आधारित 1 से 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। वो न्यूमेरिकल नहीं होता है, वो बस स्लाइट डिफरेंस करके आपसे पूछेगा कि इसमें अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा किसी ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस विशेषता पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। बीपीएससी प्रीलिम में ये सवाल पूछा जा चुका है। जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों सेम ही हैं, देन दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। इसे पूछा गया उपयुक्त नियम को किसने प्रस्तावित किया था, ये नियम किसने दिया था? तो ये एवोगैड्रो का नियम कहलाता है, अवोगाद्रो का नियम इसको कहा जाता है। जब जल को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म किया जाएगा तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि एक जल है, ये 0 डिग्री सी है, ये -1 डिग्री सी है, और यहाँ पर है 4 डिग्री सी, ये है 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी पर जल उबलने लग जाता है। जल का सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सी पर ही होता है, यानी कि 4 से 0 के बीच में भी उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और 4 डिग्री से ज़्यादा पर भी उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो 0 डिग्री सी पर अगर हम गर्म कर रहे हैं जल को, तो तापमान बढ़ने के कारण 4 डिग्री सी तक अगर वो आता है तो पहले डेंसिटी क्या हो जाएगा? पहले डेंसिटी बढ़ेगा, देन फिर कम होना शुरू हो जाएगा। पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसके बारे में पूछा जाए, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट फलों के रसों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग किया जाता है वो फोटोग्राफी में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में, सल्फ्यूरिक अम्ल पेप्टिडियम शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। मानव व सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन एथोलॉजी के तहत किया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी तो पर्यावरण का अध्ययन है। निम्न से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेपंथम जो पौधा होता है, निपंथम भी कहा जाता है, निफेंथस भी कहते हैं इसको, ये जो होता है कीट भक्षी पौधा होता है।
कहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं? इनका इस प्रकार से मुंह होता है, ये जड़ होता है। कहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं? ऐसे जगह जहाँ पर ज़मीन में, मृदा में नाइट्रोजन का अभाव होगा, वहाँ पर इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। ये ऐसे ट्रैप बना करके रखते हैं, इसमें लिक्विड रहता है जिसमें जैसे ही कीट आते हैं इसका मुंह बंद हो जाता है और इस लिक्विड के ज़रिए इसको पाचन करके अपने अंदर नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों पर इस प्रकार के कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। निम्न से किस पौधे को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? शाक के रूप में वेजिटेबल इंडियन डॉक्टर। तो यह तुलसी का पौधा है जो बहुत परोपकारी, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा ये इमिट करता है, इसी कारण से इसको पूजा भी जाता है और घर के आस पड़ोस में लगाने के लिए हमेशा ही सलाह दिया जाता है। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? तो रैपरसीन जो है ये तना, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। रैपरसीन जड़ से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, ये तना से प्राप्त नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है और ये कई सारे बीमारियों में मदद करता है। निकोटीन तो तंबाकू हो गया पत्तियों से, और एट्रोपिन जो है सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होता है। रक्तचाप को सही करने में, ब्लड प्रेशर को सही करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो दरअसल में यहाँ पर 2 तत्व आवश्यक होते हैं, मैग्नीज और क्लोरीन की आवश्यकता पड़ती है प्रकाशीय अपघटन के लिए। एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं? तो मैग्नीज एंड क्लोरीन होते हैं। फोटोसिंथेसिस का अगर आपने प्रक्रिया पढ़ा होगा तो उसमें मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का उपयोग होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा सहजीवी नहीं है? तो ड्रोसेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ड्रोसेरा एक कीट भक्षी पौधा है, ये सहजीवी कैसे हो सकता है? सहजीवी उसको बोलते हैं जब 2 जंतु, 2 पौधे, 2 अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान भी नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, तो उसको सहजीवी कह दिया जाता है, उसको सहजीवी। लेकिन ड्रोसेरा ये खतरनाक होता है, कीटों को खा जाता है ये। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? मिर्च में तीखापन, लहसुन में गंध, आम का हरा रंग, चने की पत्ती। आम का हरा रंग लाइकोपिन, पेड़ पौधों में हरा रंग तो क्लोरोफिल के कारण से आता। भाई क्लोरो नाम में ही लगा हुआ है, क्लोरोफिल के कारण से आता है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। कॉमन सेंस से इस सवाल को हल कर सकते थे कि भाई हरा रंग पेड़ की पत्तियों में कहाँ से आएगा? तो क्लोरोफिल के कारण ही तो आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट, सूती कपड़ा, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। अब आपको मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट शरीर की रचना और मरम्मत का काम कौन करता है? मनुष्य की अस्थि में कौन सा पाया जाता है? रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण करने में कौन सा मददगार होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट मनुष्य की अस्थियों में पाया जाता है। अस्थियों को, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इसीलिए कैल्शियम आपको खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। सूती कपड़ा में कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर की रचना और मरम्मत का काम करता है। प्रोटीन जो है शरीर की रचना और मरम्मत का काम करता है। लिपोप्रोटीन रुधिर में वसा पदार्थों का संचरण करवाने में मदद करता है, लिपोप्रोटीन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बीपीएससी प्रीलियम में मैच वाले सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा रोग पाचन तंत्र का रोग नहीं है? ये पूछा जा रहा है। पीलिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पेप्टिक अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। जो है ये अस्थि का, हड्डी का बीमारी है, न कि पाचन तंत्र का। पीलिया आपको पता ही है, पीलिया पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। और अल्सर जो होता है ये क्या होता है? तो हमारा जो फूड पाइप है और यहाँ पर फूड का अग्न जो हमारा पेट है उसमें HCl होता है गुरु, HCl होता है, HCl। तो यही HCl अगर अम्ल की अधिकता के कारण से, एसिडिटी की अधिकता के कारण से अगर फूड पाइप को नुकसान पहुंचा देती है तो ये क्या है? इससे अल्सर उत्पन्न हो जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस इसमें अस्थि का बीमारी है। इसका आंसर सी हो जाए। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? हिस्टोन प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों के विकास का
नियंत्रण। कोलेजिन प्रोटीन, कोलेजिन तो आपने उपयोग भी किया होगा, कई सारे बच्चे जो जिम में जाते हैं या बॉडी वॉडी बनाते हैं कोलेजिन वगैरह यूज करते हैं। बहुत महंगा आता है, 800 850 रुपये का छोटा सा डब्बा आता है। जैसे कई सारे लोगों को ग्लो बढ़ाना होता है फेस पर कि भाई फेस चमके, जहाँ से गुजरे वहाँ पर हम दिखाई दें, तो इस प्रकार के लोग कोलेजिन प्रोटीन कंज्यूम भी करते हैं, है ना। तो ये भी एक आपने पढ़ा होगा। अगला है कौन सा, तो ग्लोबिन प्रोटीन। उसके अलावा कैसीन प्रोटीन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन। यकृत पाए जाने वाला जो है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये यकृत पाए जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन और फाइब्रोनोजेन होता है। हीमोग्लोबिन का भाग होता है ग्लोबिन, यह यकृत में नहीं रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का भाग होता है, रक्त में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन के वहन में सहायक होता है। ये यकृत लीवर में हिपोरिन नामक पदार्थ बनता है। यह यकृत बनने वाला मुख्य पाचक पदार्थ है। तो केवल 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख्य पाचक पदार्थ में नहीं आता है ये। यह क्या होता है, यह एक प्राकृतिक एंटी कोंगुलेंट होता है, रक्त को जमने से रोकता है ये प्राकृतिक रूप से। तो ये पाचक पदार्थों में शामिल नहीं होता है। अगला सवाल है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, तो ये कवक के द्वारा ये बीमारी होती है, कवक के द्वारा होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के द्वारा होती है। बहुत ज़्यादा सोने वाली बीमारियां भी कवक के द्वारा होती। गंजापन जो होता है, बाल झड़ने की कई सारी समस्याएं, वो भी कवक के द्वारा कई बार बीमारी होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मैग्नीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता। ओंडोमीटर सही सुमेलित पूछा गया, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। फोनोग्राम ध्वनि का विशिष्ट गुण। ओंडोमीटर और ओडोमीटर अलग अलग होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मापक। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओंडोमीटर जो है यहाँ पर ये सही दिया हुआ है। मैग्नीमीटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। फोनोग्राम जो होता है यह ध्वनि को रिकॉर्ड करने व पुनः बजाने का यंत्र होता है। और ओडोमीटर जो होता है ये क्या होता है, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र होता है। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण सर्वाधिक तीव्र गति से होता है, तो विकिरण, जिसको क्या कहा जाता है, रेडिएशंस के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह सबसे तेजी गति से फैलता है। हीट रेडिएशंस के कारण से फैलता है सबसे तेजी गति से। सबसे तेज गति पूछा गया है। निम्न से किस यंत्र को विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र कहा जा सकता है, तो एक्यूमुलेटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र होता है, एक्यूमुलेटर कहा जाता है। निम्न से किस आविष्कारक ने टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाउल्स नाम है इनका, जिन्होंने टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। पाउल्स ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वल्व कहा जाता है, तो ये ज्वालामुखी है जो प्रकृति का सुरक्षा वल्व का काम करती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। जल में नमक मिलाने से इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है यह बढ़ जाएगा। किसी भी इम्प्योरिटी के कारण से किसी भी ओरिजिनल चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रभावित होता है, बढ़ जाएगा। यहाँ पर जल में अगर आप वैसे उबालेंगे तो उसका उबलने का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वहीं पर अगर उसमें नमक की इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। तो और इसका इकाई क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। हमेशा ही डायोप्टर में निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डायोप्टर, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर के हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, तो एल्यूमिनियम का धातु का प्रयोग कैसे किया जाएगा। धातु का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अपारदर्शी होता है। तो इससे किसी भी लेंस का निर्माण कैसे हो सकता है बंधुओं। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम अम्ल, फॉस्फीन, अमोनिया, जिंक ऑक्साइड, अब इनको आपको मैच करना है कहाँ पर कौन सा उपयोग होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर के तौर पर, कृत्रिम दांत बनाने में, रासायनिक हथियार के तौर पर, विस्फोटक के तौर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है यह विस्फोटक के तौर पर उपयोग किया जाता है। फॉस्फीन यह एक केमिकल वेपन है,
केमिकल वेपन के तौर पर उपयोग किया जाता है। अमोनिया घरेलू रेफ्रिजरेटर, पहले पुराने जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होते थे, जो पहले आज से 2000 ईस्वी से पहले वाले रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होते हैं घर के, उसमें उपयोग किया जाता था इसको, लेकिन उसके कारण से घर में बहुत तेज़ दुर्गंध फैलती थी, इसलिए बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया। जिंक ऑक्साइड, कृत्रिम दांत के निर्माण में जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयॉन कृत्रिम रबर जो है, यह यहाँ पर कृत्रिम रबर नहीं, कृत्रिम चमड़े का निर्माण के लिए कृत्रिम चमड़ा, कृत्रिम कपड़ा, इन सब के निर्माण में इसका उपयोग होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। टेरेलिन विस्फोटक नहीं, कृत्रिम रेशा के निर्माण में उपयोग होता है। वहीं पर एथिलीन यह कच्चे फलों को पकाने में उपयोग होता है, ना कि अग्निशामक है। अग्निशामक में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फ्रियॉन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है ये, तो ये यहाँ पर सही है, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। कोकीन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, निकोटीन, अब आपको मैच करना है कहाँ से कौन सा चीज़ प्राप्त होता है, कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो कोकीन हो गया, अफीम से प्राप्त होता है। इंसुलिन डहेलिया से प्राप्त कर सकते हैं इसको। पेनिसिलिन तो ये कवक होता है यह। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी सवाल के किसी आंसर में अगर आपको लगता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको देख लूँगा एक बार और आपको सही भी कर दूँगा। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कई सारे लड़कियां खासतर से डाइट लेती हैं, डाइट करती हैं, यानी कि वो भी एक्स्ट्रा, कि भाई तला वगैरह नहीं, तेल नहीं कंज्यूम करेंगे, कोई भी घी या तेल, मीठा नहीं खाएंगे। तो समझिए इस चीज़ को, शरीर के एनर्जी का स्रोत दो ही होता है, या तो फैट होगा या तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जिसको कार्ब्स कहा जाता है। अगर आप ये दोनों ही नहीं कंज्यूम करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, शरीर आपका कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। इसलिए फैट्स और कार्ब्स दोनों ही ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रोवाइड करता है? तो फैट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, इसलिए सुबह के नाश्ते में वसा से युक्त चीज़ों को खाया जाता है ताकि दिन भर एनर्जेटिक रहें हम सुबह के। इसीलिए आपको वसा के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में से एक ज़रूरी होता है लेना। तो दोनों में से एक को अगर आप छोड़ देते हैं या दोनों को ही छोड़ देते हैं तो शरीर आपका कमज़ोर पड़ने लग जाता है। केवल प्रोटीन से शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा वसा का ऑक्सीकरण से आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निम्न से किसका प्रयोग बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए किया जाता है? तो कैलिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, बुनकरों के द्वारा कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का तो वो क्यों करेंगे, ये तो लैब में प्रयोग होता है, ये तो समझने की चीज़ थी भाई, ठीक है। मोटर कार की बैटरी की वोल्टता सामान्यतः कितने तक होती है? तो 12 वोल्ट तक की होती है। 12 वोल्ट तक की बैटरी होती है, 12 वोल्ट तक की, ठीक। देखिए इस सवाल को अगला क्या है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाश से परिघटना उत्तरदायी होती है? डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। परिक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन होता है स्कैटरिंग। अब इनमें जरा अंतरों को भी समझ लेते हैं। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणें जब अलग अलग विभाजित हो जाती हैं, अलग अलग रंगों में टूट करके विभाजित हो जाती हैं, अलग अलग रंग में टूट जाएंगी, अलग अलग रंगों में टूट जाएंगी, तो इसको क्या कहा जाता है? डिस्पर्सन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके जब वापस लौट जाती है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रवेश करती है, तो इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग होता है जब प्रकाश की किरणें किसी कणों से टकरा करके बिखर जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, इसको स्कैटरिंग कहा जाता है। स्कैटरिंग कहा जाता है। सभी में अंतरों को याद रखिएगा कृपया करके। स्कैटरिंग के कारण समय आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लघु पथन, शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत परिपथ में धारा तेजी से बढ़ जाती है। सी आंसर हो जाएगा। यदि एक तार की लंबाई जिसमें धारा प्रवाहित हो रही आधी कर दी जाए, एक वायर है जो पहले L था, अब उसको आधा करके L/2 कर दिया गया है, तो दिए गए विभवांतर के लिए तार में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? तो धारा दोगुना हो जाएगा इससे। इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा दोगुना हो जाएगी, डबल हो जाएगा करंट, क्योंकि रेसिस्टेंट यहाँ पर कम हो रहा है।
इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यांत्रिक प्रतिरोध कम हो जाता है, इसीलिए विद्युत धारा बढ़ जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता है। एक आउटपुट और इनपुट, ये इसमें देखना होता है। जनरेटर में क्या इनपुट है भाई? कुछ नहीं, ये घूम रहा है गोल गोल, इससे निकल क्या रहा है? तो बिजली निकल रही है। यानी कि एक यंत्र घूम रहा है, एक मशीन घूम रहा है, उससे निकल रही है बिजली। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से हमें बिजली की मिल रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? जनरेटर नामक ये संयंत्र होता है। वहीं इसका ठीक अपोजिट करें तो बिजली डालेंगे और उसके बदले हमें यांत्रिक ऊर्जा मिल रहा है, उसको मोटर कहा जाता है। मोटर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर उसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। मोटर और जनरेटर दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है? तो चुंबकीय सुई, कंपास वगैरह का उपयोग करके। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल। यदि किसी पदार्थ के एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए जबकि अन्य दो विमाएँ बड़ी बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना क्वांटम वेल कहा जाता है। इसको क्वांटम वेल का, ये एडवांस मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्वांटम वेल इनको कहा जाता है। जरा इसको समझ लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अनजाना सा शब्द है उसको ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वेल का मतलब क्या होता है बंधुओं? कुआं। वो कुआं आपने पढ़ा होगा, ठाकुर का कुआं, प्रकार की कविता भी सुनी होगी, वही वाला कुआं। तो ये क्वांटम लेवल का एक कुआं है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर का एक कुआं है, जहाँ पर हम क्या करते हैं? पानी रखते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसको ट्रैप करने का प्रयास किया जाता है और इसको एक ही दिशा में बहने के लिए मजबूर किया जाता है। उसी को क्वांटम वेल कहा जाता है। फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखें। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो लेजर उपकरण में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग सोलर सेल में, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुनिश्चित दिशा में हो सके। उसके लिए क्वांटम वेल तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्वांटम वेल का किया जाता है। इसको आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। निष्पावन विनोइंग सबने किया होगा, सबने देखा होगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि विनोइंग का मतलब क्या होता है। हवा की सहायता से मिश्रण को अलग करना विनोइंग कहलाता है। होली से ठीक पहले का या होली के ठीक बाद का समय याद कीजिए, जब हवाएं चल रही होती हैं, खेतों से दाल आती है या गेहूं आता है, उसको हवा की मदद से गेहूं एक जगह अलग करते हैं और भूसा अलग करते हैं। या फिर दाल के कणों को अलग किया जाता है दाल के छिलकों से, गेहूं के हवा की मदद से। आपने देखा है क्या गांव में ऐसा करते हुए? ऐसे ऊंचाई से गिराते हैं तो भारी चीज़ डायरेक्ट वहीं गिरता है, वहीं पर हल्की वाले जो छिलके होते हैं वो थोड़ा सा एक हाथ दूर गिरता है। इसी को विनोइंग कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? तो मिश्रण को अलग कर रहे हैं। जहाँ पर एक मिश्रण में एक चीज़ तो भारी है तुलनात्मक रूप से और दूसरा चीज़ हल्का है, इसको विनोइंग कहा जाता है। विनोइंग कहा है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर यूजिंग एयर। पेंटेन की संरचनात्मक समावयवों की संख्या 3 होती है बंधुओं। डी आंसर हो जाएगा। पैक्टीन, आर पैक्टीन, लिपोपैक्टीन इसको कहा जाता है। निम्न से किस प्रक्रिया के चलते कुछ खनिजों में जल अवशोषण के कारण प्रसार होता है और जिससे सेल पर आंतरिक प्रतिबल पड़ता है और बाद में टूट भी जाता है? तो इसको जल योजन कहा जाता है। हाइड्रेशन का तकनीक इसको कहा जाता है। हाइड्रेशन के कारण से जल का अवशोषण होता है कुछ पदार्थों में, कुछ खनिजों में, कुछ वस्तुओं में। निम्न से किस यौगिक में तापीय अपघटन होता है? तो यह सिल्वर ऑक्साइड में तापीय अपघटन होता है। Ag2O को गर्म करने पर 4Ag+O2 यानी कि ऑक्सीजन विमुक्त हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसमें हम लोग ZN को मिला रहे हैं बंधुओं। तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H2 जो था ये H2 टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये विमुक्त हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन विमुक्त होता है। बीपीएससी प्रीलियम का सेम डिट्टो पैटर्न है ये, आप उल्टा करके देख लीजिएगा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर में 67th का आप सवाल देख लीजिए, आपको मिलेगा। 68 में भी इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको, जहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं से, खास तौर से एसिड, बेस और लवण, सॉल्ट, इनसे बीपीएससी को बेहद प्यार हो गया है। हर साल 1-2 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर बुझा हुआ चूना उत्पन्न करता है, यह किसका उदाहरण है? कैल्शियम का ऑक्साइड जो है अगर आप उसमें जल डाल देंगे तो धुआं उठने लग जाता है, हल्की सी आवाज़ होने लग जाता है, खौलने लग जाता है। बिल्कुल कच्चा चूना देखा है आपने, जो बोरियम से निकाल के उसमें पानी मिलाते हैं,
तो उसको संयोजन अभिक्रिया यानी कि कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। टर्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। इमली में भी पाया जाता है। निम्न से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉल्ट है इसमें क्रिस्टल वाले वाटर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं होता है। अश्वगंधा, क्यूनिन, एकेडा, तुलसी, छाल, तना, जड़ और पत्तियाँ। अश्वगंधा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अश्वगंधा ये जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ए का 3 हो जाएगा। शक्तिवर्धक होता है ये। कई सारे जो पुरुष हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, जैसे मसल्स बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, या आपको अगर एनर्जी नहीं मिल रही, दिन भर नींद आती रहती है, दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, तो अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में बड़ा ही सूटेबल सी दवाई मौजूद होती है। अश्वगंधा कंज्यूम कीजिए, आपके अंदर दिन भर एनर्जी बना हुआ रहेगा। क्यूनिन, एकेडा और तुलसी। तो क्यूनिन कहाँ से? तो ये छाल से प्राप्त करते हैं हम लोग बंधुओं, छाल से। और एकेडरा कहाँ से? तो ये तना से प्राप्त करते हैं। और तुलसी का तो पत्ता सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो उत्तक द्रव के माध्यम से, इन द मीडियम ऑफ टिश्यू फ्लूइड के मदद से इसके बीच रासायनिक आदान प्रदान होता है। रुधिर ब्लड और सेल के बीच में, ब्लड एंड सेल के बीच में पूछा जा रहा है किस प्रकार से चीज़ों का आदान प्रदान होता है? तो जो सेल के अंदर मौजूद वाटर होता है उसी के द्वारा होता है। अस्थि का मैट्रिक्स कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। ये तो सही है भाई। अस्थि में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक अंश मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फॉस्फेट लवण होते हैं। बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है? तो पायरिया जो है यह विषाणुओं के द्वारा नहीं बल्कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण से होता है। मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी भी प्रोटोजोआ संबंधित रोग है। शायद मैंने ऊपर गलती से सोने की बीमारी को कवक बोल दिया था। प्रोटोजोआ से संबंधित ये सब के सब रोग होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पोलियो आपको पता ही होगा वायरस से, बाकी सभी के सभी वायरस से हैं। HIV भी वायरस जनित रोग होता है। ये भी पूछा गया है प्रीलिम एग्जाम में। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है इसमें। टर्टरिक तो इमलिक में होता है। सिट्रिक आपको पता होगा। ऑक्जेलिक पालक चुकंदर वगैरह में ऑक्जेलिक हो गया। सिट्रिक कहाँ पर पाया जाता है? तो खट्टे फल जो होते हैं जैसे अंगूर, संतरा, नींबू, इस समय सिट्रिक पाया जाता है। मेथोनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में होता है। इसलिए जब कोई मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पर क्या बोला है? तो साबुन लगाओ। साबुन को आप वैसे ही रगड़ देंगे वहाँ पर तो राहत महसूस होता है, क्योंकि साबुन बेस होता है और यह एसिड होता है। बहुत तेज़ जलन और दर्द महसूस होता है, इसीलिए वहाँ पर साबुन या कोई भी क्षारीय पदार्थ लगाने के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है। इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एल्यूमिनियम बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। किसके प्रयोग से तरल वनस्पति तेल को ठोस कृत्रिम मक्खन मार्जरीन में रूपांतरित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन गैस की मदद से तरल वनस्पति तेल को ठोस बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन के प्रयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन के रूप में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। डालडा खाया है कभी आपने? कभी मत खाना। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बन रहा है आजकल भारत में ये डालडा। तो डालडा बहुत नुकसान करता है, वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण किया जाता है उसका। पहले भारत के लोगों के खाने में बहुत ही आम चीज़ था ये। आज भी स्ट्रीट में जो फूड मिलते हैं, सड़क पर जो फूड मिलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डालडा का उपयोग होता है, जो आपके हृदय को डायरेक्टली आघात पहुंचाता है, ब्लड को प्रभावित करता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके कारण। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती? 53 पिकोमीटर करीब में होती है। 53 पिकोमीटर होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो निकेल की उपस्थिति में किया जा सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। शून्य द्रव्यमान, आंशिक आवेश, आंशिक प्रतिचक्रण यानी कि फ्रैक्शनल, एंटी स्पिन, पूर्णांक प्रचक्रण,
इंटीजर, स्पिन ये कहा जा रहा है। ये अलग अलग क्वांटम लेवल के छोटे छोटे पदार्थ हैं जो किस दिशा में घूमते हैं, क्या उनकी विशेषता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान। न्यूट्रिनो का शून्य द्रव्यमान हो जाएगा। आंशिक आवेश, तो क्वार्क का आंशिक आवेश होता है। मॉडर्न फिजिक्स जो क्वांटम फिजिक्स उसका सवाल है, जिससे एक आध सवाल कभी कभार पूछे जाते हैं। घटना चक्र में अलग से चैप्टर ही है, आधुनिक भौतिकी, जिसमें आपको मिल जाएगा ये। पूर्णांक प्रचक्रण, तो फोटोन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अगर कुछ समझ में ना आए क्वांटम फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसको समझने पर ज़्यादा समय मत दिया कीजिए, क्योंकि सवाल अतिशय कम पूछे जाते हैं। 2-4 सालों में कभी कभार एक आध सवाल आता है, स्किप कर दिया कीजिए। जल के अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 में होता है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म गलत है? तो कॉपर सल्फेट जो है विस्फोटक के रूप में यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पेट्रोलियम प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक के रूप में, आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें CO2 होता है। हाइपो कीटनाशी होता है ये हाइपो। बाकी कॉपर सल्फेट विस्फोटक नहीं होता है, बल्कि कीटनाशक और कवकनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। धातु और अयस्क दिया हुआ है बंधुओं। सोना, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर धातु है। इसके अयस्कों के नाम आपसे पूछे गए हैं। तो सल्फर का तो कम से कम पता ही होगा आपको, सोडियम का तो पता ही होगा कम से कम आपको। सोडियम का क्या होता है भाई? बोरेक्स होता है। सोना का कैल्वेराइट, सोडियम का बोरेक्स, कैल्शियम का क्या हो जाएगा? तो लाइमस्टोन हो जाएगा। और कॉपर का मैलेकाइट हो जाएगा। बी फॉर बम्बई इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सीधी अभिक्रिया नहीं करती है? तो प्लैटिनम ऑक्सीजन के साथ में सीधी अभिक्रिया नहीं करती है, प्लैटिनम नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड जो होता है, गोल्ड, वो भी सीधी अभिक्रिया नहीं करती है। तभी ये धातु महंगे बिकते हैं, क्योंकि अगर आप इनको पहनते हैं तो ये हमेशा वैसे ही चमकदार बने रहते हैं। और चांदी अगर पहनते हैं तो चांदी अभिक्रिया कर लेती है, कई बार काली पड़ जाती है, अलग अलग रंगों में हो जाती है। इसी कारण से वो सस्ती भी बिकती है और अधिक मात्रा में पाई भी जाती है दुनिया भर में। पीली धातु गोल्ड और सफ़ेद धातु प्लैटिनम जो है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, एयर के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जल्दी किसी भी चीज़ के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए इसको जेवर के रूप में, ज्वेलरी के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा एक्टिनिन, एक्टिनियम। एक्टिनियम जो है नोबेल गैस नहीं है। एक्टिनियम एक नोबेल गैस नहीं है। अन्य सभी नोबेल गैस हैं यहाँ पर, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब के सब नोबेल गैस हैं। भूकंप आने से ठीक पहले हवा में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। निम्न से कौन सा हैलोजन का उनकी ऑक्सीकरण प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में सही विन्यास है? आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, करेक्ट जो पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। तो I, Br, Cl और F हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। हाईली रिएक्टिव होते हैं सब के सब। निम्नलिखित में से कौन सी अमोनिया के विनिर्माण की प्रचलित पद्धति है? तो हैबर-बॉश प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। सिनेबार किसका है अयस्क? तो पारा का होता है। पारा Hg80 इसका क्रमांक होता है। और जहरीली धातु होती है, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, जान जा सकती है इंसान की, इतना जहरीला होता है ये। कांसा किनका मिश्र धातु है? तो CuNSn यानी कि कॉपर एंड टिन का Cu कॉपर एंड टिन का मिश्र धातु होता है कांसा। जब लोग खाने के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? तो मृदु क्षारक होता है। अपाचन या एसिडिटी, ये सब के सब किसके कारण होता है? इन सभी में अम्ल का योगदान होता है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो अपाचन वगैरह जब होता है तो इसके लिए हम लोग हमेशा ही क्षार वाले दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो अतिशय क्षार नहीं, मृदु क्षारक के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शुद्ध क्षारक होता है। इसका प्रयोग एंटासिड यानी कि एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, जिससे पेट को शांत किया जा सके और पाचन शक्ति को पुनः बहाल करवाया जा सके। पेट में क्षार का उपयोग किया जाता है सही करने के लिए।
निम्न से किस विलयन में विद्युत चालकता नहीं होती है? तो शर्करा में विद्युत चालकता नहीं हो सकती। शर्करा के विलयन विद्युत चालकता नहीं होती क्योंकि यह आयन उत्पन्न ही नहीं करता है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्न से किस कारण ब्रेड नरम, मुलायम और स्पंजी बन जाती है? तो खाने का सोडा जो होता है यह CO2 को उत्सर्जित करता है। CO2 को उत्सर्जित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना है नाम इनो का। इनो 2 मिनट में पेट साफ, मतलब गैस ख़त्म कर देता है। क्या होता है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही विमुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में विमुक्त होते हैं, जिसके कारण से एसिडिटी की समस्याएं कम हो जाती हैं, तुरंत से आपको आराम पहुंचाएगा। इनो का उपयोग लोग बेकिंग के तौर पर भी करते हैं। केक बनाने, घर में केक बनाने के लिए कई सारे लोग इनो मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। सेम चीज़ इसमें होता है जो खाने के सोडा में होता है। तो इसके कारण से इसको बेकिंग इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है, ताकि इसको अगर मिला देंगे किसी चीज़ में तो उससे क्या होगा, वो फूल जाएगी, मुलायम हो जाएगा, स्पंजी बन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर वसा का भंडारण कहाँ होता है? खमीर का नाम सुना है आपने? खमीर, यीस्ट NCERT के सारे फैक्ट हैं गुरु। ये खाने बेकिंग सोडा में इसका उपयोग किया जाता है, यीस्ट का, खमीर का। बेकिंग उद्योग में केक वगैरह के निर्माण में ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का भारी मात्रा में उत्सर्जन करता है। ठीक है, मानव शरीर वसा का भंडारण कहाँ पर होता है? तो एडिपोज ऊतक में। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी, सेल है, इसमें वाटर कंटेंट आता है और जाता है, तो इसके कारण से रंध्र इसके खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण से जो रंध्र हैं वो ओपन होते हैं फिर बंद हो जाता है, स्टोमाटा उसको कहा जाता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को हम लोग चालन कहते हैं। निम्न से कौन सा सुमेलित युग्म गलत है? विद्युत शक्ति वॉटमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य पामीटर नहीं वेव मीटर होता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला सही है। लंबाई पारसेक यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्रकाश तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है भाई, प्रकाश के लिए किसी मीडियम थोड़ी नहीं चाहिए, तभी तो हमारे तक सन का प्रकाश आ रहा है, क्योंकि बीच में तो कोई मीडियम है नहीं। प्रकाश तरंग ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तरंगों का कंपन संचरण के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि साउंड एनर्जी को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वहीं पर प्रकाश एनर्जी, एक्स-रे, वाई-रे, गामा-रे, इन सभी को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्न से कौन सा दूध परिरक्षक नहीं है? तो बैसिलस सबटिलिस जो है ये एक जीवाणु है या परिरक्षक का काम नहीं करता है। इंसुलिन मधुमेह नियंत्रण, सोमैटोस्टैटिन बौनेपन की बीमारी का नियंत्रण, लिम्फोकाइंस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। लिम्फोकाइंस आपने नाम सुना है क्या? कैल्सीटोनिन वायरस संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सीटोनिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। रिकेट्स के उपचार में, यानी कि विटामिन डी की कमी से जो बीमारियाँ हो जाती हैं उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्सीटोनिन का रिकेट्स के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसमें रोग, हड्डियाँ छीन हो जाती, लचीली टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द, ज्वाइंट पेन, ये सब विटामिन डी की कमी के कारण से उत्पन्न होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सभी सही सुमेलित थे। प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो अम्ल की पहचान और वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की पहचान और वहन करने का काम करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। परिगार्भिक कुपोषण का एक प्रकार है जो किसकी कमी के कारण से होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। आहार प्रोटीन की कमी के कारण से परिगार्भिक जो कुपोषण होता है वो उत्पन्न हो जाता है। पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होते हैं? तो यह लाइसोसोम में विद्यमान होते हैं। लाइनकाय भी इसको कहा जाता है, लाइसोसोम में विद्यमान होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। हमेशा ही साइंस को इंग्लिश में भी पढ़कर हल करना आप एग्जाम में भी, क्योंकि कई सारे हिंदी वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे लेकिन इंग्लिश में याद हो जाएगा। आपको भी क्लास में लाइसोसोम ही पढ़ाया गया होगा। तो लाइसोसोम जो होता है वो पाचक एंजाइम इसमें विद्यमान होते हैं।
निम्न से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो यह है एक ही है एकिडना, यह अंडे देता है, एकिडना है, ये एकिडना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इनको मोनोट्रीम्स कहा जाता है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोट्रीम्स कहा जाता है। मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो पित्त और लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन मानव की आंत में किया जाता है। स्तनधारियों में जठर भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? तो पेप्सिन इसको कहा जाता है, पेप्सिन इसको कहा जाता है। गैस्ट्रिक वॉल इन मैमल्स इसको क्या कहा जाता है? पेप्सिन कहा जाता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ए आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह ए बी है सबसे ज़्यादा स्वीकार्य, किसी को भी दे सकता है ये। यूनिवर्सल क्या होता है? तो एक्सेप्टर होता है, स्वीकार कर सकता है ये। ए बी को सामूहिक सार्वभौमिक स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, जबकि ओ ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, दाता होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है। ए बी किसी से भी रक्त स्वीकार कर सकता है। इन दोनों मंत्रों को ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर। किसी को भी रक्त दान कर सकता है, किसी से भी रक्त स्वीकार कर सकता है। ए बी जरूर ध्यान में रखिएगा। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने कहा था, जिसमें क्या बोला था कि गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये प्लम के जैसे कहीं कहीं पर होता है। ये यही मॉडल इन्होंने दिया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, जे थॉमसन। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी ऑप्टिकल प्लेयर में कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें लेजर बीम के द्वारा इसको फिर से पुनरुत्पादन योग्य बनाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। जल में उपस्थित लोहा और मैग्नीज को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो क्लोरीनेशन विधि के द्वारा जल में मौजूद लोहा और मैग्नीज को हटाया जाता है। सी उत्तर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सारे मैक्सिमम सवाल एनसीईआरटी बेस सेट किए गए। हम लोग जब बैठे टेस्ट सेट करने के लिए तो हमने बोला कि सबसे पहला स्रोत हमारा एनसीईआरटी ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि एनसीईआरटी से ही बीपीएससी प्रीलिम में साइंस और ज्योग्राफी के एक सवाल बनाए जाते हैं, वहीं से बनाए जाते हैं। तो कम से कम साइंस के लिए एनसीईआरटी एकमात्र स्रोत होना चाहिए, वहीं से मैक्सिमम सवाल बनाए गए हैं। वह कौन सा यौगिक है जो सफ़ेद ठोस होता है और वायु से नमी अवशोषित करता है? तो यह कैल्शियम क्लोराइड होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। वायुमंडल से नमी अवशोषित करता है। हाइग्रोस्कोपिक गुण इसको कहा जाता है। निम्न से कौन सा ऊर्ध्वापतनशील पदार्थ है? ऊर्ध्वापतनशील पदार्थ का मतलब आप इसको बस रख दीजिए बाहर, हवा में रख दीजिए, ये धीरे करके इवेपोरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसको कहा जाता है ऊर्ध्वापतनशील। जैसे पेट्रोल, अगर आप अब डब्बा खोल करके या डब्बा बंद करके भी रख दीजिए आप, थोड़े दिनों के बाद आपको डब्बा खाली दिखेगा, कुछ भी नहीं उसमें बचेगा। ऊर्ध्वापतनशील इसको कहा जाता है। ये डायरेक्ट किसी स्टेट से इवेपोरेट हो जाते हैं, गैसों के फॉर्मेट में आ जाते हैं, गैसों के फॉर्मेट में आ जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाए। कपूर, आयोडीन, एंथ्रासीन, इससे ये सब के सब इसी का उदाहरण हैं। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किस सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है? कक्षक आपने पढ़ा होगा, SPDF अलग अलग कक्षक पढ़ा होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा ए, अफवाओ प्रिंसिपल के द्वारा परमाणु में कक्षकों को भरने का सिद्धांत प्रचलित है। द्रव्यमान संख्या किसकी योग होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो इससे द्रव्यमान संख्या निकल आती है, मास नंबर निकल करके आ जाता है। निम्न से कौन सा कण परमाणु नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित नहीं होता है। परमाणु नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कुल मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है इनको। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ऊर्जा स्तर अलग अलग एनर्जी लेवल के कक्षों में घूमते रहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 180 ग्राम होता है। फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आप उससे निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, परमाणु अविभाज्य है, यह सिद्धांत किसका था? तो डाल्टन का सिद्धांत था। डाल्टन पहले मॉडर्न केमिस्ट्री में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने परमाणु को लेकर के सिद्धांत दिए हैं, बाद में इन सभी का सिद्धांत गलत साबित हो गया था। भारत में कनाद ऐसे ऋषि हुए हैं, कनाद ऋषि, जिसमें परमाणुवाद वगैरह की चर्चा की है उन्होंने। निम्न से कौन सा यौगिक पानी में घुलने पर विद्युत का चालन करता है तथा क्षारीय विलयन बनता है? यह NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जो पानी में घुलने पर आयनित होकर विद्युत का सुचालन बनता है और क्षारीय प्रकृति का विलयन बनाता है, क्योंकि यह खुद क्षार है।
किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना निम्न से किस तत्व से की जाती है? तो हम लोग हमेशा ही हाइड्रोजन से तुलना करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भाग जो है वो परमाणु भार से जो सबसे हल्का तत्व होता है, इसी से कंपेयर करके हम किसी का भी परमाणु भार एटॉमिक वेट निकालते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है। सोडियम के साथ यौगिक बनाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे। परमाणु क्रमांक 8 है, वो ऑक्सीजन होता है, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है Na2 बनाने के लिए। Na2O बनाने के लिए इसको 2 ऑक्सीजन चाहिए होता है। निम्न में से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। निम्न से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा एक आवर्ती गुणधर्म नहीं है पीरियोडिक टेबल में? एक ओर से दूसरी ओर जाने पर उसमें कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें मैक्सिमम चीज़ों का एक पैटर्न होता है, इधर से इधर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर। लेकिन एक चीज़ होता है जिसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। अगर कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव है तो उसके लिए कोई पैटर्न नहीं है कि ऊपर से नीचे जाने पर रेडियो एक्टिव मिलेगा, दाएं से बाएं जाने पर मिलेगा, या बाएं से दाएं आने पर मिलेगा। इसका कोई पैटर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रेडियो सक्रियता के लिए कोई पैटर्न नहीं होता है। विद्युत परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के दौरान शुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होती है? तो यह हमेशा ही कैथोड पर एकत्रित होती है। कैथोड पर धातु को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रिक का सहारा लेकर के एनोड और कैथोड पर शुद्ध और अशुद्ध धातु लगा दिया जाता है। तो शुद्ध धातु हमेशा ही कैथोड पर एकत्रित होते रहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। जब एक स्वाद रहित जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसमें निम्न से किससे उसमें डाला जाता है? तो जो प्योर वाटर होता है ना गुरु, प्योर वाटर वो विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। जब उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जैसे कि नींबू का रस मिला सकते हैं, तो नींबू का रस मिलाने से क्या होगा? तो उसमें विद्युत धारा बह सकती है। विटामिन सामान्य तौर पर जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तेल जो है वो जल में घुलनशील नहीं होगा। चीनी डालने से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि आयन इसमें मौजूद नहीं होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किसका नियमित सेवन निकोटीन को गुर्दों द्वारा फिल्टर करने में कठिनाई उत्पन्न करता है? तो धूम्रपान और कैफीन यानी कि बीड़ी सिगरेट के साथ में अगर चाय पी रहे हैं तो जल्दी मरने की संभावना है। ऐसे ही करते रहिए, जल्द ही निकल जाएंगे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। चाय का एक सैशे सामान्यतः कितना वजनदार होता है? छोटा सा टी बैग जो ट्रेन में आपको घटिया सा चाय पिलाती भारत सरकार, तो 200 मिलीग्राम का होता है। 200 मिलीग्राम का होता है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो अधिशोषक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सभी क्षारक क्षार हैं। यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि ऑल बेसेज आर एल्कलाइज। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार वे क्षारक होते हैं जो जल में घुल सकते हैं, लेकिन क्षारक जल में घुलने योग्य नहीं होते हैं, इसलिए वे क्षार नहीं कहे जा सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है इस सेट का। यकीन मानिएगा, आप मार्केट में मिला लीजिएगा बाकी सेट से, उसमें किस स्टैंडर्ड के सवाल दिए जाते हैं और इसमें किस स्टैंडर्ड का सवाल दिया गया है आपको। डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ किसी भूमियों में क्यों किया जाता है? तो मृदा के पीएच को बढ़ाने के लिए डोलोमाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो अम्लीय मृदा को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। इससे फसल की उपज में सुधार हो सकता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। येलो केक, तो यह यूरेनियम ऑक्साइड होता है। येलो केक न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा, येलो केक की तस्करी की जाती, यूरेनियम ऑक्साइड होता है। नाभिक रिएक्टर का निर्माण निम्न तत्वों से कौन सा एक अनिवार्य होता है? तो जर्कोनियम हमें चाहिए होता है। यह न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए हमें वो चाहिए होता है। सोडियम को वाष्प उत्सर्जन से बचाने के लिए उसे केरोसिन में डाल करके रखा जाता है। केरोसिन से जैसे ही निकाल के डालेंगे ये स्वतः जलने लग जाता है। कई बार आपने पंडित जी लोगों को देखा है क्या कि मंत्र पढ़ के आग लगा लेते हैं, तो वो सब में इसी का उपयोग किया जाता है। हकीकत में नहीं हो सकता है ये चीज़। मंत्र पढ़ के अगर आग लगाई जा सकती है, इतने सारे मिसाइल पर खर्चे क्यों किए जाते हैं गुरु? पाकिस्तान की सीमा पर पंडित जी लोग, मैं पंडित हूँ तो हम लोग खड़े हो जाते, अब मंत्र फूंक के पाकिस्तान जला देते। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा।
थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्न से कौन सा अनिवार्य है? तो डी आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से थायराइड की बीमारी हो जाती है और आयोडीन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। नमक के फॉर्मेट में हम लोग नमक में मिक्सचर करके इसको कंज्यूम करते हैं। निम्न से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस आइसलेट की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है? तो यह इंसुलिन है। इसीलिए जिसका बहुत बड़ा पेट हो जाता है, ध्यान से सुनना, युवा वर्ग हैं आप लोग, महिला पुरुष दोनों, क्योंकि दोनों में आजकल डायबिटीज़ की समस्याएं बहुत बड़ी हो रही है। बैठे बैठे ठूस के सो जाने से जो आपको बैठ के पड़ते तो पेट तो निश्चित तौर पर निकलेगा ही। अगर अतिशय बड़ा हो गया और टाइट बेल्ट भी पहन रहे हैं, पैंट खूब टाइट पहन रहे हैं, बेल्ट को टाइट कर कर के पहन रहे हैं पुरुष और स्त्री दोनों में, या फिर बिल्कुल चिपका हुआ कमर पर दबा हुआ का वस्त्र पहन रहे हैं, तो अग्नाशय के नीचे का ये जो सेल होता है जहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन, वो दबने लग जाता है। और जब वो दबने लग जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम होने लग जाता है, जिससे डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए कृपया करके कमर पर किसी भी वस्तु को बहुत तेज़, लगातार, अतिशय, बहुत लंबे समय तक बांध कर ना पहने, बहुत बड़ा पेट ना होने दें, उसको कंट्रोल कर लें, कम खाएं, थोड़ा सा चल फिर लें, वॉक कर लें, पेट का एक्सरसाइज कर लें। ये ज़रूरी चीज़ हो गया है, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारी ना बहुत घातक हो जाती हैं बाद में जा कर के। लोहे की न्यूनता से कौन सा रोग होता है बंधुओं? तो और रक्तता हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है आपको कि भाई आयरन के लिए आप क्या खाओ? तो पालक खाओ, हरी साग सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ जो भी दिखती हैं ना आपको, सब में आयरन भरपूर मात्रा में होती है। बेलामेल में जो एक स्पंजी ऊतक है, किस में बनता है यह? तो श्वसन जड़ में बनता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। पौधों में जाइलम, जाइलम से पौधों में जल का परिवहन होता है। जल को पेड़ के सभी भागों तक ले जाना जाइलम का काम होता है। और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। फूड तो फ्लोएम और जल तो जाइलम, ये याद रखिएगा। ये सब सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव की त्रुटि स्थिति की जांच करने के लिए कौन सा कमांड? तो चेक डिस्क, CHKDSK कमांड प्रॉम्प्ट कभी कंप्यूटर में खोला है क्या? CMD टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। CMD में जाकर के कमांड दे करके कंप्यूटर का हर फंक्शन आप उपयोग कर सकते हैं। तो डिस्क को चेक करने के लिए CHKDSK कमांड दिया जाता है। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, हिसाब किताब रखने का सॉफ्टवेयर है। बाकी MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स और उबंटू, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा और कौन कौन सा है? iOS, ये एप्पल के कंप्यूटर का और फ़ोन का होता है। एप्पल के कंप्यूटर और फ़ोन का, जो आपके हाथ में आईफोन होगा, उसका यही सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, उन सब में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो ये भी याद रखिएगा। पारसिक मात्रक होता है दूरी का, खगोलीय दूरी का। पारिस्थितिक दाब बार में मापा जाता है, बार में। पारिस्थितिक दाब की इकाई बार होती है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जिस माध्यम से सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा, तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा पहुंचती है सूर्य से पृथ्वी तक। रेडिएशंस के माध्यम से। मोटर कार में रेडिएटर अथवा शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केवल संवहन पर काम करता है। गैसों को पदार्थों के दूसरे रूपों से कैसे अलग विभेदित किया जा सकता है? तो ये स्वतंत्र सरफेस का निर्माण कर सकते हैं। इसी के आधार पर इनको द्रव और लिक्विड से अलग किया जाता है। निम्न द्रव और ठोस से अलग किया जाता है। निम्न से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वलन पैदा होती है? तो भाप के द्वारा। कभी रोटी गर्मा गर्म उतार के उसमें गलती से हाथ लग जाएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि आग से भी तेज होती है भाप। उबलते जल की अपेक्षा अधिक गंभीर ज्वलन पैदा करती है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। SI यूनिट लेटेंट हीट का मात्रक जूल होता है। किसी द्रव यानी कि तरल के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर करती है, सरफेस एरिया पर करती है, आर्द्रता पर करती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यंत्र जो है, AC जो है, एयर कंडीशनर जो है, वो किस चीज़ को नियंत्रित करता है? तो यह ह्यूमिडिटी और तापमान दोनों को नियंत्रित करता है। इसीलिए कई सारे लोगों को AC में सोने पर सूखापन की समस्या हो जाती है स्किन पर।
माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, बढ़ जाती है इसकी चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल माध्यम के गुण जैसे ताप, आर्द्रता इत्यादि बढ़ने पर निर्भर करता है, और माध्यम का ताप अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। एलईडी में प्रकाश उत्पाद करने का मुख्य घटक क्या होता है? मेन कंपोनेंट क्या होता है जिससे लाइट निकलती है? तो गैलियम आर्सेनाइड होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, डीएनए शरीर की आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। बिल्कुल सही है भाई, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में उपस्थित होती है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोफिल्स जो होते हैं, उसमें भी डीएनए की लघु मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। त्वचा में कौन सा प्रोटीन त्वचा के रंग का निर्धारण करती है? तो मेलेनिन जो है, ये आपके त्वचा का रंग कैसा होगा, ये मेलेनिन ही निर्धारित करती है। ठीक है। पोटेशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और लौह, और इसके कमी से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं? पोटेशियम की कमी से क्या होगा? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि पोटेशियम की कमी अगर आप में हो जाए तो लो बीपी की समस्या हो सकती है। लोहे से तो रक्त अल्पता की समस्या हो सकती है, रुधिर क्षीणता जिसको कहा था, डी हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। क्लोरोफिन पेशियों में ऐंठन हो सकती है। फ्लोरीन दांतों की दुर्बलता के लिए जिम्मेदार होती है, और लौह रुधिर क्षीणता, लोहे अगर आप कंज्यूम नहीं करते हैं आयरन तो रक्त की कमी हो जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको पालक का उदाहरण दिया है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और कमी से रोग जो है वो पूछा जा रहा है। नेफ्थोक्विनोन, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेफ्थोक्विनोन जनन क्षमता में कमी नहीं, गलत है। नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम। इसकी कमी से शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे घाव बहता ही रहता है। निम्न से कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन का कार्य करता है? तो केचुआ है, ये केचुआ। निम्न से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय? तो ये सरीसृप जितने भी होते हैं उसमें 3 कक्ष का हृदय होता है। हृदय के 3 कक्ष होते हैं उसमें। जल गैस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला दीजिए तो जल गैस का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर के शर्करा का नियमन करता है। पैराथार्मोन पेशियों की क्रियाशील संरचना का। थायरोक्सिन शरीर की उपापचय क्रियाओं का। तो सारे के सारे यहाँ पर सही दिए हुए हैं। जैव डिजाइन का प्रयोग निम्न से किसके लिए किया जाता है? तो बेहतर पारिस्थितिक प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए, टू अचीव बेटर इकोलॉजिकल परफॉर्मेंस, जैव डिजाइन का उपयोग किया जाता है, बायो डिजाइन का किया जाता है। रेडॉन, बोरॉन, हीलियम एंड नियॉन, इसका पूछा जा रहा है कहाँ पर किसका उपयोग होता है? तो रेडॉन है कैंसर के इलाज में, बोरॉन खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में सुरक्षित रखने में, हीलियम रिएक्टर प्रशीतक के तौर पर, एंड नियॉन विद्युत मरकरी लैंप के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता जल में प्राप्त की जाती है। इस पेपर में 70 ऐसे सवाल थे जो आसान थे, आसान से मध्यम स्तर के थे, 70 से 80 मिनिमम, और उसके अलावा कुछ सवाल मध्यम स्तर के थे, और कुछ ही ऐसे सवाल हैं जो आपको डरा रहे हैं। वो मैक्सिमम 15 से 20 सवाल हैं जो कठिन स्तर के सवाल हैं जिसको आपको स्किप करना चाहिए। तो ओवरऑल आपके इस पेपर में 80 के आसपास मार्क्स बनने चाहिए। 60 भी बन रहे हैं, 50 भी बन रहे हैं, तो आप रिवाइज़ कीजिएगा इसको। अच्छा पेपर था ये आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।